हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज सेंटर ने एक एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में और यहां पे इन्होंने बताया कि अभी हम जो हियरिंग आप जो सुन रहे हैं, इस हियरिंग में मैरिटल रेप के अराउंड सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर होना है। यहां पे सेंटर ने बोला कि हमने काउंटर एफिडेविट आज आपको दे दिया है और इस एफिडेविट में सेंटर ने अपनी पोजीशन स्पष्ट कर दी है। किस चीज पे? मैरिटल रेप पे सेंटर की यानी सरकार की ओपिनियन है कि अभी मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज न किया जाए, यानी मैरिटल रेप को अभी समय कोई अपराध नहीं माना जाए। सेंटर के पास इसके कई सारे रीजंस हैं और सेंटर ने जो रीजंस दिए हैं वो कुछ रीजनेबल भी लगते हैं और कुछ अनरीजनेबल लगते हैं, तो उनको समझ लेते हैं क्या बोला सेंटर ने। और मैरिटल रेप पे जो हमारी लड़कियों की, महिलाओं की जो लड़ाई है इस देश में, जो कब से चली आ रही है, उसको भी हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे कि यह लड़ाई कितनी ज्यादा और चलने वाली है और इस लड़ाई का अंजाम आखिर में कहां मिलेगा और कब मिलेगा। तो अब सवाल का जवाब एक एक करके शुरू करते हैं कि क्या हुआ। पहले तो केस में, आज के केस में जानेंगे, फिर हम जानेंगे, हाँ ये है टेलीग्राम चैनल, चाहो तो आप इसको सर्च करके आ सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा या तो आप इसको क्यूआर को स्कैन करना है तो आप वो कर लीजिए। नाउ कमिंग टू कि क्या मुद्दा है। मुद्दा यह है कि अभी इस समय सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच, जिसमें सीजेआई सर बैठे हैं, जस्टिस मनोज मिश्रा जी बैठे हैं और जस्टिस पार्टीवाला जी बैठे हैं, तो ये तीनों के तीनों जजेस अभी इस समय मैरिटल रेप के अराउंड सारे सवालों का जवाब लेना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं और एक फाइनल कंक्लूजन देना चाह रहे हैं इस देश को आगे के समय के लिए। अब यहां पे अभी तक जो हमारी धारणा है और जो हमारे पास अभी समय जो लीगल रिकोर्स है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आप आईपीसी का 375 पढ़ेंगे सेक्शन, जो आईपीसी अब चेंज हो चुका है, तो आईपीसी में 375 में जो रेप है, जो डेफिनेशन, मैरिटल रेप इसमें एक्सक्लूड होता है, मतलब इसमें नहीं आता है, काउंट नहीं होता है। एक्सेप्शन 2 है ये, यानी कि रेप की डेफिनेशन में मैरिटल रेप जुड़ता ही नहीं है। सेम प्रोसीजर, सेम का सेम प्रोविजन, सिमिलर प्रोविजन है हमारे नए जो भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें भी। लैंग्वेज सेम है, सब कुछ सेम है, नंबरिंग अलग है। नाउ आज जो काउंटर एफिडेविट आया है, ये क्यों आया? पहली बात तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कई सारी बैच ऑफ पेटिशंस हैं जो कि ये आंसर चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसाइड कर दे ताकि पूरे देश के लिए बाइंडिंग हो जाए ये बात। अब यहां पे इन्होंने बोला कि सेंटर ने बोला, सर हम आज जो एफिडेविट दे रहे हैं, पहले तो एफिडेविट में इन पेटिशनर्स की सारी बातें जो लिखी हुई हैं, हम इन बातों को ही पहले पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। सेंटर ने बोला कि जो पेटिशनर्स की अप्रोच है कि आप इसको मैरिटल रेप को रेप घोषित कर दीजिए, तो ये सारी की सारी जो डिमांड्स हैं ये यूनिडायमेंशनल है। अगर ये हो सकता है आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा हो तो उसको, थोड़ा सा छोटा लग रहा हो तो उसको बड़ा कर लेते हैं। नाउ इस फोटो को छोटा कर लेंगे ताकि समझ में आ जाएगा। अब यहां पे इन्होंने बोला कि जो पेटिशनर की अप्रोच है वो यूनिडायमेंशनल है, मतलब खाली और खाली एक डायरेक्शन में ही सोच रहे हैं, इन्हें और दूसरी चीज समझ में नहीं आ रही है। सेंटर का कहना है कि अभी इस समय जो मैरिड वुमेन के साथ जो केस होता है और ओन हस्बैंड, जो उनके हस्बैंड, तो आप इनके बीच में जो मसला हुआ या जो भी एक्शन हुआ, चाहे इलीगल या लीगल, वो आप उसको एक ही एंगल से देख रहे हैं, पर ऐसे मत देखिए। सेंटर ने कहा इट कैन नॉट बी ट्रीटेड इन द एग्जैक्ट सेम मैनर एज अदर केसेस। जैसे बाकी 375 376 के मामले होते हैं, ऐसे केस में मैरिटल रेप को आप एक तरीके से एक ही लेंथ से मत देखिए। अच्छा, साथ ही इन्होंने बोला कि यहां पे लेजिस्लेचर यानी कि देश की पार्लियामेंट, देश की संसद ये डिसाइड करेगी और ये तय करेगी कि इस देश का जो सोसाइटी का जो अभी इस समय विचार है वो क्या है, क्योंकि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से हो सकता है इनके हिसाब, सेंटर के हिसाब से, कि देश में सोशियो लीगल मैरिज का जो ढांचा है वो बिगड़ जाए, वो चेंज हो जाए। सेंटर का कहना है कि हम यहां पे ये बोलते हैं, अभी ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग जो लॉ है ये वाला आईपीसी का, और अब जो बीएनएस में है, तो ये पूरा का पूरा लॉ ऐसे डिसरिगार्ड नहीं करता है कि अगर शादी के दौरान महिला का कंसेंट है कि नहीं है, उसको डिसरिगार्ड नहीं कर रहे हम। अगर आप देखोगे तो हमारे पास ऑलरेडी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, प्रॉपर हमारे पास एक्ट है, पूरा का पूरा कानून, जो कि कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी डीवी एक्ट के तहत पति को, ससुर को, चाचाओं को, हर किसी को सजा हो सकती है, ठीक है। अब लेकिन इसमें यहां पे एंगल ये है कि हम इसको डीवी एक्ट की नजर से देखते हैं, ठीक है। या फिर आप कहां देखोगे, 354B आईपीसी का, ये क्या कहता था कि असॉल्ट ऑन महिला के ऊपर असॉल्ट, फिजिकल, वर्बल, कैसा भी, ये सारा का सारा असॉल्ट विद द इंटेंशन टू डिसरोब, यानी कि उनके अगर वस्त्र हटाने या कुछ चीराने जैसा कुछ अगर एंगल है तो वो यहां से ट्रीट होता है अपना 354B से। ऐसे ही आपको याद होगा सेक्शन 294, आपको याद होना चाहिए सेक्शन 509, तो ये सारे के सारे सेक्शंस हैं जो महिलाओं को बचा रहे हैं, महिलाओं को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और इनके तहत हम उन पुरुषों पे या हम उन अपराधियों पे हम केस चलाते हैं, उनको सजा भी देते हैं, पर हम उसको सेपरेट एक केस की नजर से देखते हैं। हम उसको मैरिटल रेप यानी कि रेप की डेफिनेशन में हम मैरिटल रेप को नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे सेंटर ने बोला कि एक चीज और है, ये जो अप्रोच है, जो अभी हमारी अप्रोच है,
ये अप्रोच आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करती है। आर्टिकल 14 जो कहता है हर किसी को समान बराबरी का अधिकार है संविधान के द्वारा। और इसके अलावा ऐसे ही हम ये बात तय करेंगे कि यहां पे दो इनकंपेरेबल सिचुएशंस को आप कंपेयर कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इनके हिसाब से, सेंटर के हिसाब से, मैरिज के सिचुएशन में सारे लॉ अलग होने चाहिए और बाकी और सिचुएशन में सारे लॉ अलग होने चाहिए। अच्छा, यूनियन सरकार का कहना है कि हम कमिटेड हैं टू द लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। सरकार का यहां पे ये कहना है कि हम बिल्कुल महिलाओं के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं। और देखो साहब, हमारे सारे के सारे एक्ट हैं, वो सबके सब रेडी हैं, वो कानून लगते हैं, लागू हो रहे हैं और सबके लिए लागू होते हैं। इसके अलावा सेंटर ने यह भी कहा कि यहां पे सर हमें यह भी जानना चाहिए कि आप, हमारे पास पार्लियामेंट हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट रेमेडीज, कि जहां पे भी कोई रेमेडी है हम वहां पे उनका पूरा का पूरा विचार करने को तैयार हैं। जैसे क्या, 498A, आप याद कीजिए, जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जब डाउरी की जब एंगल आता है, तो डाउरी के केस में या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में यहां पे हम क्या इन्वोक करते हैं? हम इन्वोक करते हैं 498A आईपीसी और अपना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, इसके अलावा भी लॉज पनिशिंग जो होते हैं कि अगर किसी महिला की मॉडेस्टी को आउटरीच कोई करता है, कोई व्यक्ति, यानी कि पब्लिक में, समाज में चलते हुए, तो उनके ऊपर हम लगाते हैं आईपीसी सेक्शन 509। अगर कोई महिला कहीं से जा रही है और आप उस पर कोई टिप्पणी करते हैं जो अभद्र है, जो गंदी है, दैट मींस कि उसके ऊपर 509 लगेगा, उस अपराधी के ऊपर या उस कल्प्रिट के ऊपर, उस एक्यूज्ड के ऊपर। सेंटर का कहना है कि सर आप ये देखिए, द सेक्सुअल एस्पेक्ट इज बट ऑफ मेनी फैसेट्स ऑफ द मैरिज रिलेशनशिप। यानी कि जो एक रिश्ता होता है शादी का, उसमें कई सारे चेहरे होते हैं, उस चेहरे के उस रिश्ते में कई सारे एंगल होते हैं। इन्होंने कहा उन्हीं में से एंगल है एक, और वो है कि जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेक्सुअल एस्पेक्ट यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है। ठीक है, ऑन विच इसी मैरिज के ऊपर हमारा मैरिज पूरी की पूरी टिकी हुई है समाज का। अगर आप इसको क्रिमिनलाइज करते हैं, दैट मींस कि हमारा सोशियल लीगल मिलियू, हमारे समाज का बहुत ज्यादा हिल जाएगा, डुल जाएगा। जैसे भी अभी नेचर है इसमें मैरिटल, जो भी हमारे मैरिटल संस्थान है उनका, अगर यहां पे आप हमारी सुनेंगे, यानी लेजिस्लेचर की, यानी पार्लियामेंट की, संसद की, तो पार्लियामेंट इज ऑफ द व्यू। पार्लियामेंट का व्यू क्या है? पार्लियामेंट कहता है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द मैरिटल इंस्टीट्यूशंस। अगर आपको मैरिज संस्थानों को बचाना है, द इम्प्यून्ड एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन हमने जोड़ रखा है ऑलरेडी, यानी 375 में जो हमारा एक जो एक्सेप्शन है क्लॉज 2, हमने ये जो जोड़ रखा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? शुड बी रिटेन्ड, ये रहना चाहिए। इट इज सबमिटेड बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, यानी सेंटर ने ये सबमिशन दिया है कि अगर आप इसको चेंज करते हो तो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, पहली बात तो। दूसरी चीज, ऑनरेबल कोर्ट को इस समय इस एक्सेप्शन को स्ट्राइक डाउन करने की अभी ताकत हम मानते नहीं है कि इनके पास है। सेंटर ने बड़े प्यार से, बड़े रीजनिंग के साथ दिया है। यहां पे हमें यह समझना पड़ेगा कि सर जब ये मैरिटल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तब उस मैरिज में सेंटर के हिसाब से रूल्स क्या है और सेंटर के हिसाब से धारणा क्या है। तो सेंटर कहती है देयर इज अ कंटिन्यूइंग एक्सपेक्टेशन टू हैव रीजनेबल सेक्सुअल एक्सेस। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा एक मैरिज में एक रीजनेबल सेक्सुअल एक्सेस होना चाहिए फ्रॉम वंस स्पाउस, यानी कि दोनों के लिए। स्पाउस एक न्यूट्रल वर्ड है जो पुरुषों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है। सेंटर ने कहा कि हम ऐसी जो उम्मीदें होती हैं, जो ऐसी एक्सपेक्टेशन है, आकांक्षाएं हैं जो एक मैरिज के अंदर होती हैं, डू नॉट एंटाइटल अ हस्बैंड टू कोर्स हिज वाइफ टू हैव सेक्स अगेंस्ट हर विल। हम बिल्कुल मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक मैरिज है तो उसमें एक हस्बैंड जो एंटाइटल्ड है कि आज अपने वाइफ के साथ सेक्सुअल संबंध बनाऊंगा ही बनाऊंगा। यहां पे हाउएवर इट मे बी एक्सेसिव एंड डिस्प्रपोर्शनेट टू पनिश अ मैन अंडर एंटी रेप लॉज। अगर आप इसको क्रिमिनलाइज कर देते हैं, दैट मींस कि आप एक एक्सेसिव पनिशमेंट दे रहे हैं और एक डिस्प्रपोर्शनेट पनिशमेंट दी जा रही है, जो कि एंटी रेप लॉ के अंदर आ जाती है फॉर सच एन एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि द इशू इज मोर ऑफ अ सोशल इशू दैन अ लीगल इशू। अब यहां पे विच हैज अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन सोसाइटी इन जनरल। हमारे समाज, हमारा देश, हमारा सब सारी व्यवस्था की सबके सब हिल जाएगी अगर आप मैरिटल रेप को एक अपराध घोषित कर देते हैं तो। While so, even if a marital rape is to be criminalized, it is not up to the Supreme Court to do so. अगर आप सेंटर की बात सुने, सेंटर कह रही है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस पर इंटरवीन ना करे, लेजिस्लेचर यानी कि जो हमारे देश की संसद है, पार्लियामेंट है, वो डिसाइड करेगी। अब यहां पे जब डिसाइड करना अगर चाहें भी तो इशू कैन नॉट बी डिसाइडेड विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशन, यानी कि इनको सब के सब सारे स्टेक होल्डरों के साथ बात करनी पड़ेगी। सारे के सारे स्टेट्स जितने भी हैं देश भर में, उन सबसे सलाह मशविरा करके करना पड़ेगा बात पूरी की पूरी। द एक्ट
जो आप जिसको बोलते हो मैरिटल रेप और टू बी इलीगल, यस ठीक है, एंड क्रिमिनलाइज, अगर ऐसा करना है तो द सेंट्रल गवर्नमेंट असर्ट्स दैट अ वुमेन्स कंसेंट इज नॉट ऑब्लिटरेटेड बाय मैरिज, यानी कि शादी होने से ही हम ये नहीं मान सकते हैं। अब सेंटर खुद कह रही है, यहां पे अच्छी बात करी है सेंटर सरकार ने कहा कि हम मानते हैं बात कि शादी होने की वजह से ये ऐसा थोड़ी है कि महिला की फ्री विल खत्म हो जाती है या महिला का कोई भी, जैसे कहते हैं कि उनके ऊपर कोई भी उनके पास कोई चॉइस नहीं बची है। हाउएवर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच वायलेशन विद इन मैरिज डिफर फ्रॉम दोज आउटसाइड इट, यानी कि जो मैरिज में ऐसा वायलेशन अगर कोई होता है उनकी फ्री विल के अगेंस्ट, और कोई बाहर अगर कुछ होता है जो आउटसाइड मैरिज, तो वो अलग अलग चीज है, उनको आप कंपेयर मत करो। अब एक बार थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं, क्या हुआ। 1860 आईपीसी आई, आईपीसी जब आई उसमें यह बोल दिया गया कि 10 साल से ऊपर की बच्ची, महिला अबव 10 इयर्स ऑफ एज, अगर उनके साथ कोई वैवाहिक संबंध बनाता है तो वो मैरिटल रेप नहीं है। 10 साल की बच्ची की। फिर 1940 में गए, यहां आजादी होने से 7 साल पहले इस एज को 15 साल कर दिया, बस 15 ही साल कर दिया। इसके बाद 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा सेंटर से कि हाँ भाई क्या ओपिनियन है आपकी, आईपीसी में जो 375 है उसमें जो मैरिटल रेप का एक्सेप्शन है, इसमें सेंटर की पोजीशन क्या है बताओ। ये वाला केस चलता गया। सेंटर ने बोला कि हमें थोड़ा समय चाहिए, पहली बात तो ये, और हमारा इस समय पॉइंट है कि कैन नॉट बी मेड अ क्रिमिनल ऑफेंस एज इट माइट डिस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इन्होंने कहा नहीं, हमारे देश भर जो देश का ढांचा है सोसाइटी का एकदम पूरा वो सब हिल जाएगा, ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम मैरिटल रेप एक्सेप्शन को एक बार हम गाइडलाइन के तौर पर समझते हैं, क्या है ये, क्या इसमें होना चाहिए। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया एक्सेप्शन 2 जो है 375 में, हम उसको अभी के लिए अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। आगे चले हम, जनवरी 18 2018 आ जाती है, दिल्ली गवर्नमेंट ने फिर हाईकोर्ट को बोला कि यहां पे मैरिटल रेप इज ऑलरेडी एन ऑफेंस ऑफ क्रूएल्टी अंडर द लॉ, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसमें ऑलरेडी इसको इंक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको अलग से पूरा 375 के क्लॉज 2 को स्ट्राइक डाउन करने की हम सलाह नहीं देंगे। फिर इसके बाद हाईकोर्ट ने 2022 में फिर पूछा, हाईकोर्ट ने कहा कि अब हम केस शुरू कर रहे हैं, अब हम ट्रायल शुरू कर रहे हैं। यहां पे हाईकोर्ट ने डे टू डे हियरिंग शुरू करी और साथ में सेंटर से अपना जवाब तलब भी किया कि आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या चाहते हो। सेंटर ने कहा हाईकोर्ट को कि हाँ हम इस पे चर्चा कर रहे हैं और हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच समझने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए, ठीक है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप क्लैरिफाई कर दो आपका इन प्रिंसिपल पोजीशन क्या है, आपका फंडामेंटल थ्योरी क्या है, हमें ये चाहिए, इसके अलावा हमें आपका समय नहीं चाहिए। सेंटर ने कहा कि हमें कुछ रीजनेबल टाइम दे दो, थोड़ा पढ़ लें, सोच लें, विचार कर लें। अच्छा ठीक है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप बताइए कब तक आप देते हैं, ठीक है, ये इस पे पूरा आपका जो आपका मतलब एंगल क्या है। तो यहां पे सेंटर ने बोला कि हम रीलुक कर रहे हैं, हम फिर से देख रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या क्या बेस्ट है, ठीक है। सेंटर ने फिर हाईकोर्ट को बोला कि आप ऐसी हियरिंग को भी डेफर कर दो। डेफर माने होता है कि अभी आगे के लिए स्थगित कर दो, अभी छोड़ दो, ऑन प्लीज टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, क्योंकि हम एक टाइम बाउंड शेड्यूल में हैं और अभी हम इस पे और अभी जानकारी चाहते हैं। अच्छा, हाईकोर्ट ने कहा 2 हफ्ते का समय आपके पास, आप अपना स्टैंड क्लियर करो, हम सुनना चाहते हैं सेंटर से कि देश की सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार क्या आइडिया रखती है मैरिटल रेप कर रहा हूं। अब हाईकोर्ट ने फिर से 2 हफ्ते का समय और दिया सेंटर को, ये इस साल की फरवरी 7 की बात है। अच्छा, फरवरी 21 को क्या होता है, हाईकोर्ट ने कहा हमने फैसला अपना रिजर्व कर लिया है, अब चाहे आप एफिडेविट दो मत दो, हमारा हो चुका है सेट। अब यहां पे रिजर्व ने तो अब यहां पे इन्होंने कहा कि हम अब आपको और समय नहीं देने वाले हैं सेंटर को, अब आप एफिडेविट दे रहे हो मत दे रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। जब वर्डिक्ट आई, हाईकोर्ट का फैसला आया दिल्ली हाईकोर्ट का, वो फैसला ही क्या था, वो था स्प्लिट वर्डिक्ट, यानी 1:1, एक जज यस में एक जज नो में। अब जब ये ऐसा स्प्लिट वर्डिक्ट आ गई, दैट मींस कि केस का कोई सोल्यूशन ही नहीं आ पाया। ये हुआ। अब जाके जब हम देख रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रही है और तीनों देश के, देखो एक तो फ्यूचर जस्टिस जो हमारे सीजीआई जी हैं, उसके अलावा ये भी हैं, तो अब सबके सब, और जो भी करंट सीजीआई भी हैं, तो अभी सबके सब इस पे एक बुनियादी, एक जैसे कहते हैं एक बेड रॉक, हमारा प्रिंसिपल ढूंढना चाह रहे हैं कि क्या बेस्ट हो सकता है, क्या सबसे सही हो सकता है। जैसे ही इस न्यूज में और डेवलपमेंट होगा, जैसे ही सेंटर का एफिडेविट के अराउंड सुप्रीम कोर्ट फिर से क्वेश्चन उठाएगी कि क्या बेस्ट है क्या नहीं है, उसको हम फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।